नमस्कार देवाशीष साहब। थोड़ा बैकग्राउंड है स्ट्रोक सपोर्ट इंडिया का। हम एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है जिसमें कि अक्रॉस इंडिया स्ट्रोक सर्वाइवर्स एंड उनके परिवार वाले लोग जुड़े हुए हैं। हमारा उस पर वार्तालाप चलता रहता है और उस सीरीज में ये वार्तालाप भी मेरे ख्याल में बहुत उपयोगी होगा। तो आज का विषय जो हम कर रहे हैं वो है एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, तीव्र अकस्मक इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में हम बात करेंगे कुछ देर के लिए। तो आपसे मैं अभी तो ये जानना चाहूंगा पहले कि ये होता क्या है, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है? एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक हम ऐसे एज ए लेमन्स टर्म देखने जाए तो ब्रेन अटैक बोल सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक होता है जो हार्ट की नलियां बंद होने से के वजह से होता है, वैसे ये ब्रेन अटैक है। तो ब्रेन के किसी एरिया में खून कम पहुंचने की वजह से वहां पे डैमेज होता है और उसके कारण जो सिम्टम्स होते हैं उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो ब्रेन के अलग अलग रीजन में या नली बंद होने की वजह से वहां पे जो सिम्टम्स आते हैं उसके हिसाब से हम स्ट्रोक का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे आपने बोला बेसिकली रक्त का सर्कुलेशन कम होने से, सडनली कम होने से, किसी भी कारण से ये इसकी संभावना रहती है। करेक्ट। तो आम आदमी जो है, पहली बात मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, और दूसरा अगर कभी भी किसी को भी हो सकता है तो आम आदमी को भी जानना जरूरी है कि उस समय कैसे पहचाना जाए और उस समय क्या किया जाए। तो आप इसके ऊपर कुछ अगर बोलें तो। हाँ जी। स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कम उम्र के लोगों में कम होता है या ज्यादा उम्र के लोगों में ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स ट्रेंड है कि वंस एक बार 50 साल की उम्र जैसे बढ़ती है तो जैसे 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 बीपी है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारियां है, वैसे जो खून की नलियों की जो बीमारियां है वैसे भी ये है। तो वो एज एज एडवांसेस एल्डरली में ज्यादा होती है। पर स्ट्रोक इन यंग मतलब 45 साल से कम उम्र के लोगों में भी स्ट्रोक अभी काफी प्रेवलेंट है। और उसमें भी अभी अभी जब हमने देखते हैं उसमें जो ट्रेडिशनल या परंपरागत जो हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं जैसे कि बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की बीमारियां है, वो कम उम्र के लोगों में भी ज्यादा पाई जा रही है। तो जैसे 30 के ऊपर 40 के आसपास की उम्र में पहले जो नहीं होता था तो वो अभी ज्यादा हो रहा है। दूसरा, छोटे बच्चों में भी हो सकता है। छोटे बच्चों में होने के कारण काफी अलग है। उसके अंदर कभी कभी खून की कुछ खराबियां होती है जिसमें ऐसे वो एक तरह से बोल सकते हैं कि खून गाढ़ा हो रहा है इन अ लेमन्स टर्म। बट खून की बीमारियां या खून की नलियों की बीमारियां, उसमें भी स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे इजा हुई और उसकी वजह से अगर खून की नली में डैमेज होता है जिसको हम डिसेक्शन बोलते हैं, उसकी वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। हमने तो वैसे भी देखे है कि लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं और खेलते खेलते उनको इंजरी हुई और स्ट्रोक हुआ। तो स्ट्रोक होने के काफी वजह है। ज्यादातर केसेस के अंदर जो जैसे हार्ट की बीमारी में पाए जाते हैं वो सब रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। पर उसके अलावा कम उम्र के लोगों में ये अलग अलग तरह की कारणों की वजह से स्ट्रोक हो सकता है। अभी अगर स्ट्रोक होता है तो उसको पहचाने कैसे? तो उसके अंदर एक टर्म बनाई है जिसको बोलते हैं बी फास्ट, BEFAST। तो ये जो लेटर्स है वो एक एक सिम्टम के ऊपर है और अगर ऐसे सिम्टम्स है तो आप स्ट्रोक है ऐसा हम मान सकते हैं और उसके इमीडिएटली ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ सकता है। तो बी इज फॉर बैलेंस। अगर सडनली ये सब चीजें होती है कि अचानक से होना, ठीक है, तो बैलेंस है। ई है, आई मतलब धुंधला दिखना, डबल दिखना, वो सब हो सकता है। एफ इज फॉर फेस ड्रूपिंग मतलब एक साइड का मुंह टेढ़ा हो जाना। जब बात करते हैं तो एक साइड मुंह खींच जाना। तो नॉर्मली हम जो बोलते हैं तो दोनों साइड एक साथ मूवमेंट होती है, एक साइड मूवमेंट कम हो। ए इज आर्म ड्रूप मतलब एक हाथ में कमजोरी आना या एक पैर में कमजोरी आना, उसको उठा ना पाना, जितनी ताकत थी उससे कम हो जाना। एस इज स्पीच, तो उसमें जब बोलते हैं तो उसमें क्लैरिटी चली जाती है, स्लर्ड स्पीच जो बोलते हैं।
तो अगर इसमें से कोई सिम्टम्स है तो आपको स्ट्रोक होने की संभावना है। और इसमें लास्ट टी इज फॉर टाइम, तो उसमें टाइम वेस्ट किए बिना स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, मतलब जहाँ पे स्ट्रोक की ट्रीटमेंट अवेलेबल है वैसे अस्पताल में पहुंचना जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि लोग अपने नजदीकी अस्पताल पहुंच जाते हैं और वहां पे फैसिलिटीज नहीं होती कि स्ट्रोक को एग्जामिन भी कर पाए या स्ट्रोक को ठीक तरह से ट्रीट कर पाए। स्ट्रोक में भी हार्ट की तकलीफ जैसा है कि जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट शुरू करें उतना ब्रेन हम बचा सकते हैं। एक बार ब्रेन डैमेज हो गया तो रिकवरी बहुत लंबी हो जाती है, तो उसमें जितना जल्दी हम एक्शन ले उतना ही बेहतर है पेशेंट के लिए। तो उनको ये जानना जरूरी है कि भाई सीटी स्कैन की फैसिलिटी नजदीक में हो, न्यूरोलॉजिस्ट नजदीक में हो, उसकी जो अलग से ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल हो, वैसी जगहों पे तुरंत पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जैसे आप बोल रहे हैं संक्षिप्त में कि लास्ट में समय आता है, टाइम इसमें सबसे जरूरी है इन इन लक्षणों को पहचानते हुए। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो बात है कि देखिए हमारे देश में अमूमन जब ऐसी चीजें होती हैं तो आदमी इतना नहीं सोच पाता कि दिमागी, जैसे मान लीजिए मेरा बैलेंस नहीं हो रहा तो मैं कहूंगा यार पैर में थोड़ी कमजोरी है, फिजियोथेरापिस्ट के पास देखूं। मेरी आई के अंदर धुंधलाहट आ रही है तो चलो आई की कुछ तकलीफ है, आई के स्पेशलिस्ट के पास ले जाऊं जो नियरेस्ट है। तो नॉर्मली आदमी दिमाग पे काफी या तो सोच नहीं पाता या उसको पता ही नहीं होता, तो वो तो जल्दी से जो नियरेस्ट उस चीज का स्पेशलिस्ट होगा या जनरल करेक्ट। प्रैक्टिशनर होगा उसके पास ही पहुंचेगा कि भाई साहब मेरे को ये तकलीफ है, आप बताइए। तो अमूमन मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि आप कुछ अगर बता सकें कि जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, क्या वहां पर भी जाके ये कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं साहब आपको तो स्ट्रोक के लक्षण दिख रहे हैं, कि वहां पर भी जैसे आई स्पेशलिस्ट सिर्फ आई की बातें करेगा, हाँ साहब हो सकता है आपके रेटिना के अंदर कुछ कमजोरी आ गई हो, कि क्या उनको उनके करिकुलम में या कहीं पर थोड़ा सा इस बात की सेंसिटिविटी होती है कि देखो ये चीज जो है मस्तिष्क से भी रिलेट हो सकती है, अगर उनको पढ़ाया जाता हो या आपको कुछ आप इस पे कुछ प्रकाश डाल सकें तो। हाँ, तो इसमें देखिए कि जैसे हार्ट का मान लीजिए, अभी सबको पता है कि भाई चलो अगर छाती में दर्द होता है तो इमिडिएटली हमको हार्ट का तकलीफ हो सकता है, जाना चाहिए। तो वो ओवर टाइम लोगों के वो एक मन में बात वो बैठती है कि नहीं ये सिम्टम्स है तो उसके लिए हार्ट की तकलीफ है, जाना चाहिए। तो वैसी इसमें अवेयरनेस अभी धीरे धीरे आ रही है। अनफॉर्चुनेटली जो स्ट्रोक की ट्रीटमेंट्स है, थ्रोम्बोलिसिस बोले या थ्रोम्बेक्टोमी बोले, इसकी जब बात करेंगे हम आगे, वो ट्रीटमेंट्स यहाँ पे ज्यादा उतनी अवेलेबल पहले नहीं थी, अभी है। तो जो लोग काफी टाइम से प्रैक्टिस में है वो है, उसमें वो अवेयरनेस हार्ट जैसी अभी इट इज डेवलपिंग। पहले ऐसे हमको जब पढ़ रहे थे तो ऐसे सिखाया जाता कि स्ट्रोक आता है तो सीटी स्कैन किया, हेमरेज नहीं है तो उसको दवाई खिलाओ, थोड़े दिन रखो, कसरत कराओ, घर भेज दो, क्योंकि उस टाइम पे ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं। तो जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया, ट्रीटमेंट आती गई, तो वो हर एक हॉस्पिटल में अभी ये लोग प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं कि भाई ऐसे सिम्टम्स वाले पेशेंट आते हैं तो उसको फास्ट ट्रैक करके उसका स्कैन करवाए, दवाइयाँ अवेलेबल करवाए, इमरजेंसी में ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। वो अवेयरनेस अभी आना शुरू हुई है। और भी अभी मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी थोड़ा अभी सेंसिटाइजेशन का हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जो सीएमएस करके वगैरह करके, जो पेरिफेरी में लोग हैं जिनके यूजुअल केसेस में ये ऐसे स्ट्रोक्स नहीं आते हैं, उनको भी सेंसिटाइज करके भी कि भाई ऐसे सिम्टम्स हो तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर रिपोर्ट्स यू एक्ट फास्ट। तो हम ही अभी लोग काफी जगह पे टेली स्ट्रोक हम करते हैं, मतलब वहां से डॉक्टर से बात करके फोन पे उनको गाइड कर सकते हैं। तो वो सब ये जो अवेयरनेस वाला पार्ट है, इवन मेडिकल फ्रेटर्निटी, जनरल पब्लिक तो है ये, प्लस मेडिकल फ्रेटर्निटी, तो वो भी दैट इज समथिंग विच वी आर पैशनेट अबाउट एंड विच वी आर एक्टिवली डूइंग, कि जैसे करके इस इमरजेंसी को हम हैंडल कर पाए और पेशेंट को बाकी की लाइफ में पीछे हो सके उतना बेनिफिट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बोला है बहुत जरूरी है। और मैं तो समझता हूँ कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि यूएसए वगैरह में तो उन्होंने स्कूल के बच्चों तक को इसके लक्षणों के बारे में बताना शुरू कर दिया है, ताकि अगर उनके घर में आज चलते हुए कहीं पर अगर वो किसी को देखें, क्योंकि जैसे आपने बोला देखिए जो दिल का जो दौरा है
वो तो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, उसको दिख रहा है ये इमरजेंसी है। तो लेकिन जो जो स्ट्रोक के अंदर ज्यादातर कंफ्यूजन वही होता है कि मैं इग्नोर कर सकता हूँ उसको, पर्टिकुलरली अगर पास में को ट्रांजिएंट स्ट्रोक जिसको कहते हैं, थोड़ी देर के लिए आया चला गया। जैसे आप जो कह रहे हैं ये बहुत जरूरी है कि जिस भी लेवल पे, स्कूल में, डेंटिस्ट में, इवन एम्बुलेंस ड्राइवर में, अगर उसको ये पता चल जाए, और वहीं पर हम सब प्रयास कर रहे हैं, हमारा भी प्रयास वही है, काफी हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। तो उसके बाद डॉक्टर साहब मान लीजिए उसको लक्षण भी समझ आ गए, या उसके आसपास जो लोग हैं उनको पता चल गया कि भाई यहाँ जाना चाहिए, उनको सही अस्पताल का भी पता है मान लीजिए, या किसी ने बता दिया कि यहाँ चले जाइए, जैसे आप कह रहे हैं स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल। तो पहले तो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल क्या होता है, उसमें क्या होना चाहिए, इस पे भी आपने थोड़ा बहुत बोला, थोड़ा और आप प्रकाश डालें, और फिर वहां क्या होता है। ओके, सो कंसेप्ट ये है कि जो एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक है, जो इमरजेंसी है, उसको इनिशियली मतलब लोकल लेवल पे, इससे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तालुका लेवल पे जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, उसको हम उतना इनेबल करें कि प्राइमरी ट्रीटमेंट स्ट्रोक की कर पाए। जैसे हार्ट के केसेस में बाहर थ्रोम्बोलिसिस जो दवाई आती है वो हर जगह अभी अवेलेबल है, तो वो देके फिर वो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए पेशेंट को भेज सकते हैं। वैसे ही इसमें एक बात ये कर रहे हैं कि पेरिफेरी में जहाँ पे प्राइमरी पेशेंट जाता है, तो वहाँ पे भी स्ट्रोक एटलीस्ट डायग्नोज हो जाए, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट सीटी स्कैन अवेलेबल हो। उतना करके अगर दवाई शुरू कर पाए तो वी विल सेव टाइम काफी हद तक बच जाएगा, जब तक आप और ज्यादा एडवांस ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को शिफ्ट ना कर पाए। तो जो चीज हम हार्ट के लिए अभी तक करते आए हैं, उसको अभी ब्रेन तक पहुंचाना है। तो बेसिकली स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में क्या है कि ये जो प्राइमरी स्ट्रोक की ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल हो जाए, और वहाँ के डॉक्टर अगर खुद न्यूरोलॉजिस्ट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ऑन वीडियो कॉल, अभी तो वीडियो कॉल इजीली अवेलेबल है, तो उसके कांटेक्ट करके एटलीस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। और अगर पेशेंट का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है और पेशेंट शिफ्ट हो रहा है, तो जो अस्पताल में पेशेंट शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे सब चीजें रेडी होंगी, तो उतना टाइम वेस्ट कम होगा। अगर प्री नोटिफिकेशन है, मतलब बात हो चुकी है, चलो पेशेंट को ये है, ट्रीटमेंट शुरू किया है, हम भेज रहे हैं, तो पूरा जो सिस्टम है वो एक्टिवेटेड रहता है। और स्ट्रोक में वैसा है कि जितना जल्दी आप करेंगे उतना ब्रेन बचा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए कोई कुछ गोल्डन विंडो या कंसेप्ट भी है कि इतना टाइम जो है बेस्ट होता है, उसके बाद शायद कम चांसेस हो जाते हैं, तो इसमें हम लोग एक पैरामीटर बोलते हैं कि टाइम लास्ट सीन वेल, मतलब आपने पेशेंट को नॉर्मल कब देखा। अनफॉर्चुनेटली काफी सारे स्ट्रोक जो होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग में, हम जैसे नींद से उठे, बाथरूम तक गए और वहां लगा कि नहीं अभी एक साइड में कमजोरी है। काफी सारे केसेस में ऐसा आता है कि वे मॉर्निंग में उठे और पता चला कि एक साइड कमजोरी है। अभी सो वी कंसिडर उससे भी लास्ट कब उनको नॉर्मल देखा गया था। तो अगर वो टाइम हमारे पास है तो उससे 4.5 घंटे आप ले लो, तब तक हम इंजेक्शन दे सकते हैं ब्लड क्लॉट को तोड़ने के लिए। उसको थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। थ्रोम्बस मतलब ब्लड क्लॉट, लाइसिस मतलब उसको तोड़ना। तो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट एक इंजेक्शन आता है, दो तरह के इंजेक्शन अभी अप्रूव्ड है, तो उससे हम देके उसको क्लॉट को तोड़ने की हम इंजेक्शन दे सकते हैं। अभी गाइडलाइंस के हिसाब से अभी ऐसा है कि 4.5 घंटे तक के इंजेक्शन हम दे सकते हैं फ्रॉम द लास्ट टाइम पेशेंट सीम वेल, वैसे करके, ठीक है। और उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि चलो भाई 3 घंटे हुए चलो 4 घंटे पे ले गए तो चलेगा, उसमें भी जितना जल्दी हो सके उतना देना है। तो बेसिकली टाइम वेस्टेज हमको कम करना है, ठीक है। एक चीज ये है। दूसरी चीज है थ्रोम्बेक्टोमी, कि अगर बड़ी खून की नली बंद है तो वो खाली दवाई से नहीं खुलेगी। तो अभी जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें हम अंदर से जाके वो क्लॉट को पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से वो नली खुल जाती है।
तो बेसिकली हम ब्रेन में ब्लड वापस पहुंचा सकते हैं। तो ये दो तरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। थ्रोम्बोलिसिस हम एक गुड सेटअप में कहीं भी, मतलब पेरिफेरी में भी शुरू करके पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। उसको ड्रिप एंड शिफ्ट मॉडल बोलते हैं, मतलब ड्रिप चालू किया थ्रोम्बोलिसिस का एंड यू शिफ्ट। और कहीं कहीं पे ऐसे मॉडल्स है कि आप डायरेक्टली फोन के बता दो स्ट्रोक पेशेंट है, हम भेज रहे हैं, तो वहां पे पूरा सेंट्रलाइज सब स्ट्रोक एक ही जगह पे है। अपने इंडिया में बिकॉज ये ट्रांसपोर्टेशन का वगैरह का तकलीफ रहती है और सब रहती है, तो आई थिंक वहां पे ट्रीटमेंट शुरू करके पेशेंट शिफ्ट करे तो एटलीस्ट ट्रीटमेंट एटलीस्ट शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने बोला, दो बेसिक निदान हैं डिपेंडिंग अपॉन कैसी सिचुएशन है। एक तो है थ्रोम्बोक्टोमी और मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टोमी, और दूसरा है कि एटलीस्ट टीपीए एजेंट उसको हम दे दें। तो ये दो बेसिक निदान हैं, और अगर ये सही समय पे हो जाए तो काफी हद तक जैसे कि आप बोल रहे हैं रिकवरी की संभावना रहती है। डॉक्टर साहब आपने बहुत संक्षेप बहुत अच्छे से बताया। आई थिंक हम अपने ये अवेयरनेस हम करते ही रहते हैं, और ये उसमें और भी सहायक होगा, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं इंग्लिश के अंदर तो काफी नेट पर भी बंदा सर्च कर लेता है। इसलिए समझता हूँ कि हिंदी में, गुजराती में, लोकल भाषाओं के अंदर, जो कि हमारे देश में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर स्टेट में आप जाएं, गांवों में आप जाएं, तो वो सब चीजें जरूरी हैं, तो ये सहायक होगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, व्यास जी।